हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एच एस डब्ल्यू के पूरे एलिमेंट पे लेक्चर बना रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं उसको। एच एस डब्ल्यू जो है बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको निबोस आईजीसी या निबोस डिप्लोमा करना है या एक फंडामेंटल नॉलेज लेना है आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिस्टमेटिक नॉलेज लेना है, तो निबोस काफ़ी अच्छा और एक बहुत अच्छा उसका सिलेबस है जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो हमें लगता है कि ये निबोस जो एच एस डब्ल्यू है, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और या करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत कम नॉलेज है हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो जस्ट गो फॉर निबोस एच एस डब्ल्यू और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। तो आइए, हम लोगों ने 7 एलिमेंट कंप्लीट कर चुके थे, अभी 8th एलिमेंट जो है बचा हुआ है और 9th और 10th, टोटल 10th एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आएगा। निबोस के जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसके साइटों पे पब्लिश है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपने पूरे मॉड्यूल, पूरे जो एलिमेंट है वो कंप्लीट करने के बाद आपने क्या नॉलेज पाया। ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आई प्रीफर कि आप जो है बुक, पूरे बुक को पढ़ें। बुक मेरे पास नहीं है, बट आप निबोस आईजीसी के बहुत सारे बुक्स हैं, उसको आप पढ़ें। वो ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, ये उसमें से छोट कंसाइज है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मेरे निबोस आईजीसी के भी लेक्चर ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कुछ ओल्ड सिलेबस पे, कुछ न्यू सिलेबस पे, और मैं उसे अपडेट भी करने वाला हूँ। तो अगर आप उसे भी देखते हैं तो आपको एक अच्छा नॉलेज हो सकता है। मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया था, इसका मेन एम था कि निबोस, जैसे कि हम जानते हैं कि ये इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़ाई होती है और हर जगह इंस्टीट्यूट वगैरह में मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंग्लिश में समझाते हैं। इससे क्या है, जो लोग हिंदी ज़्यादा प्रीफर करते हैं उन्हें कम समझ में आता है और एक अच्छा पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें वो जानकारी नहीं मिल पाती है जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों नहीं, मैं जब स्टार्टिंग में निबोस एच एस डब्ल्यू कर रहा था, सॉरी आईजीसी कर रहा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस हुआ हमको समझने में। और मैं बार बार यूट्यूब पे सर्च करता था कि कोई निबोस आईजीसी के लेक्चर्स को डाले, कोई निबोस डिप्लोमा के लेक्चर्स को डाला, तो नहीं मिला हमें। और हमें तब लगा कि नहीं, ये बहुत लोगों की आवश्यकता है, और हमने इस लेक्चर को बना के डाला। निबोस आईजीसी का बहुत पहले मोबाइल से ही डाल रहा था और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, तो हमें लगा कि हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट है, लोगों को ज़्यादा मतलब की रिक्वायरमेंट है, खासकर अपने जो नॉर्थ में है और जो पाकिस्तान में हिंदी बोलते हैं, जो बांग्लादेश में है, जो हमारे इधर नॉर्थ के लोग जो खासकर आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, उन्हें ये कोर्स करना है, बट उन्हें लैंग्वेज बैरियर के कारण जो है वो अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने ये सारे लेक्चर्स बनाए थे और उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला इससे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं निबोस एच एस डब्ल्यू पे लेक्चर बनाया जाए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा आगे में। और क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है, खासकर जो इंटर, मैट्रिक या ग्रेजुएशन करते हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहता, उनको ज़्यादा वर्क प्लेस का नॉलेज नहीं रहता है, वो मैं देखा हूँ कि इजीली निबोस एच एस डब्ल्यू करते हैं, उसके बाद आईजीसी की तरफ बढ़ते हैं या दूसरे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एच एस डब्ल्यू भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट थोड़ा ये पास होना ईजी है। इसमें ज़्यादा आईजीसी की तरह से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिप्लोमा की तरह ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी कोर्स तो सेम ही समझना है सबको। तो इसलिए मैंने निबोस एच एस डब्ल्यू पे ये लेक्चर्स बना रहा हूँ और काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में आपका काउंटिंग बढ़े, और साथ में लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से क्या है कि वीडियो यूट्यूब को पता चलता है कि बहुत ही आप मतलब अच्छा बना रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 8, मैनुअल हैंडलिंग एंड रिपीटेटिव मूवमेंट। तो मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, मैनुअल हैंडलिंग
यानी कि हम अपने बॉडी फोर्स के द्वारा किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे, ये होता है मैनुअल हैंडलिंग। और रिपीटेटिव मूवमेंट मतलब कि हम एक ही पोस्चर, मतलब एक ही मूवमेंट बार बार यूज़ करेंगे। सपोज किसी सामान को नीचे से ऊपर उठा के रखना है, अगर ये काम हम बार बार कर रहे हैं, सेम पोजीशन नीचे सेम पोजीशन ऊपर, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, एक ही काम जो है रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको रिपीटेटिव मूवमेंट बोलते हैं। और आप देखते होंगे कि हम जो पूरे दिन बिताते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो हम रिपीट नहीं करते हैं अपने कामों को, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैंने भी फर्स्ट टाइम एक इंडस्ट्री ज्वाइन किया था जिसमें मैंने उसमें काम था मेरा कि नट बोल्ट लगाना है, मतलब कि नट और बोल्ट को मैच करके देना है अगले असेंबलिंग के लिए। तो ये पूरे दिन एक ही काम करते करते मेरा हाथ दुख गया, मेरा आँख जो है दर्द करने लगा। तो ये सब क्या है, रिपीटेटिव मूवमेंट है, एक ही काम को दिन भर कर रहे हैं। सपोज सिलाई कर रहे हैं आप, एक ही काम को दिन भर सिलाई कर रहे हैं। आप कहीं पे थ्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो दिन भर एक ही चीज़, एक ही सेम पीस ड्रिलिंग। खासकर ये असेंबलिंग जहाँ होता है ना, और खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा होता है। और या पैकिंग वगैरह जहाँ मशीन वगैरह है, एक ही सामान को उठाना है, पैक करना है, हटाना सुना, मतलब एक क्या है, ये रिपीटेटिव मूवमेंट में आता है जिसमें हम सेम पोस्चर को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से एलिमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो एलिमेंट 1 to 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं, और 8th मैं बात कर रहा हूं जो कि आप यहाँ पे रेड कलर से देख पा रहे हैं। और 9th एलिमेंट बचा हुआ है, हजार्डस सब्सटेंस और वर्किंग इन्वायरमेंट बचा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग ये बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट्स करेंगे। आइए मैनुअल हैंडलिंग समझते हैं। इस मैनुअल हैंडलिंग में हम क्या क्या सीखेंगे। तो आइडेंटिफाई द हजार्ड्स फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग। हम पूरे लेक्चर्स में आप देख रहे हैं कि हजार्ड्स देख रहे हैं, उसके रिस्क देख रहे हैं, उसके कंट्रोल मेजर देख रहे हैं, या कंसिक्वेंस भी देख रहे हैं। तो आप इतना समझ लेना कि ये 4 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट, ये हमें देखने हैं। पहला कौन, हजार्ड क्या है, उसमें रिस्क क्या है, उसके बाद उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, कंट्रोल मेजर क्या लेंगे, ये आपको देखने हैं। तो मैं बोलूँगा ये आप कोई भी चीज़ लेके अगर सेफ्टी में पढ़ना है, कहीं भी वर्क प्लेस पे आपको जाना है, तो ये आप इस तरह से सिस्टमेटिक अगर पता करेंगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। वहाँ पे क्या खतरे हैं, क्या रिस्क है, यानी कि हजार्ड रिस्क, उसके अगर कुछ होता है तो क्या हो सकता है, यानी कंसिक्वेंस, और कुछ ना हो इसके लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल मेजर। ये 4 स्टेप जो है आपको हर एलिमेंट में ये घुसा हुआ मिलेगा। तो आप इस पूरे टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए, ताकि जो है आपको इजी होगा किसी भी चैप्टर को समझने में। सबसे पहले इसमें हजार्ड देखेंगे, उसके बाद दोनों में रिपीटेटिव फिजिकल एक्टिविटी और मैनुअल हैंडलिंग में दोनों में हजार्ड देखेंगे। और उसके बाद आइडेंटिफाई वे ऑफ कंट्रोलिंग रिस्क, इसके जो रिस्क है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे मैनुअल हैंडलिंग के। और इर्गोनॉमिक रिस्क, यानी कि इर्गोनॉमिक वही रिपीटेटिव जो है, इर्गोनॉमिक बोलते हैं जो वर्क प्लेस और वर्कर का जो मैच कराते हैं, मतलब कि वो सही से काम करे, तो इसी को इर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ डिफिनेशन। जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें बॉडी फोर्स का यूज किया जाता है, यानी कि द ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कि मैंने बताया एक जगह से दूसरी जगह तक कोई सामान को ले जाना, कोई मटेरियल को ले जाना, मूव कराना, चाहे वो लिफ्टिंग हो यानी कि उठा के रखना हो, कैरिंग हो, पुशिंग हो, या पुलिंग हो, ये ऑल जो है सपोर्टिंग हो, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये मैनुअल हैंडलिंग में आता है। कैसे, ऑफलोड बाय हैंड और बॉडी फोर्स। तो मैनुअल मतलब बॉडी फोर्स का यूज करना है। मस्क्यूलो स्केलेटल इंजुरी, आप जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं मस्क्यूलो स्केलेटन, ये जो स्केलेटन है उसमें जो मसल्स पकड़े रहते हैं जो हमारे मूवमेंट के लिए, इसके रिलेटेड इंजुरी है, जिसमें कि आपको जो है दर्द होने लगता है जॉइंट वगैरह पे। एनी इंजुरी, डैमेज और डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट, खासकर ये जॉइंट पे, क्योंकि आप जानते हैं कि मसल जो है आपके बॉडी को मूवमेंट देता है, क्योंकि यही जो है सिकुड़ता है, फैलता है, जिससे कि आपका बॉडी मूव होता है, आप जो है मूव होते हैं। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, क्योंकि इसी पे तो लोड पड़ता है। तो ये जो है पेन होने लगता है अगर मैक्सिमम ज़्यादा लोड अगर आप उठा देते हैं। अदर देन टिश्यू इन द अपर एंड लोअर लिम्ब ऑफ द बैक, तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि खासकर अपर और लोअर लिम्ब और बैक में जो है पेन होने लगता है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इर्गोनॉमिक्स। इर्गोनॉमिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिलेशनशिप
मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड वर्क इन्वायरमेंट। ये दोनों फिट हो गए, यानी कि एर्गोनॉमिकली आप फिट है, यानी कि आप किसी वर्क प्लेस पे, सपोज मैं किसी चेयर पे बैठ रहा हूँ तो कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, कितने लंबे समय तक उस चेयर पे काम कर सकता हूँ, और हम जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमसे मतलब कि कितना मैचिंग है। अगर मैचिंग है यानी कि एर्गोनॉमिक अच्छा है। यानी कि आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। द साइंस ऑफ एसेसिंग, ये एसेस करता है, पता करता है, आकलन करता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड द वर्क इन्वायरमेंट। तो ये दोनों के बीच में, वर्कर और इनका इन्वायरमेंट के बीच में जो है ये रिलेशनशिप मेजर करता है। ये काफ़ी आगे देखते हैं इसको। डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, जैसा कि जान रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, ये जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जहाँ भी कुछ डिस्प्ले होता है। एनी इक्विपमेंट विच यूजेज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, जैसे कंप्यूटर वगैरह क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक एक डिस्प्ले होता है जिसमें हम देखते हैं आँख से, और उसका ग्लेयर भी आँख में आता है। तो सच एज कंप्यूटर। तो बैक पेन इज, अब आइए देखते हैं स्कोप ऑफ मैनुअल हैंडलिंग एंड रिपीटेटिव फिजिकल एक्टिविटी। इसका क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है, मैनुअल हैंडलिंग और रिपीटेटिव फिजिकल एक्टिविटी। तो ये आपको बैक पेन इज मोर कॉमन है। इसमें आपको इन रोल्स दैट इन्वॉल्व हेवी मैनुअल लेबर, बैक पेन हो सकता है, सॉरी, स्कोप ऑफ मैनुअल हैंडलिंग एंड रिपीटेटिव फिजिकल एक्टिविटीज, जहाँ क्या हो सकता है बैक पेन इन मोर कॉमन, कहाँ पे इन रोल्स दैट इन्वॉल्व हैवी मैनुअल लेबर, जहाँ पे कोई बैग्स, कोई सामान ज़्यादातर उठा रहे हैं, ये वहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग होता है और वहीं पे बैक पेन वगैरह का ज़्यादा चांस रहता है। और इन हैंडलिंग टास्क इन हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री में जहाँ पे हैंडलिंग टास्क होता है, वेयर मैनुअल हैंडलिंग इज डन इन एवाक्वार्ड प्लेसेस, ऐसी जगह पे जहाँ मतलब कि कहीं ऐसी जगह घुस रहे हैं जहाँ पे हमारे जाने का रास्ता नहीं हो, हैंड का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, ऐसे पोजीशन में हम किसी मटेरियल को निकाल रहे हैं या रख रहे हैं, ऐसी जगहों पे। फैक्टर रिलेटेड टू रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ड्राइविंग। आप देखेंगे अगर आप 2-3 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो आप कंटिन्यू, आपको स्टीयरिंग करना है, कंटिन्यू आपको ब्रेक लगाना है, कंटिन्यू क्लच लेना है, कंटिन्यू एक्सेलरेट करना है। यानी कि देखो आप पूरे 8 आवर्स अगर बाइक चलाते हो, चाहे आप कार चलाते हो, तो पूरी तरह एक ही मोमेंट है और एक ही ब्रेक को प्रेस करना है, एक ही जैसा मोमेंट करना है। तो इससे क्या होता है, सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हम एक ही सीट पे लंबे समय तक बैठते हैं एक ही पोजीशन में। तो ये सब क्या है, रिपीटेटिव टास्क है। और स्टूपिंग, बेंडिंग, जो हम बेंड होते हैं, ट्विस्टिंग, अपने कमर को जो ट्विस्ट करते हैं ऐसे ऐसे, स्ट्रेचिंग, बार बार हम ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, ओवर रीचिंग कर रहे हैं, रीचिंग। तो ये सब जो है क्या है, ऐसा बार बार करना, ये क्या है, रिपीटेटिव टास्क है। एक्सेसिव फिजिकल एक्शन, और जो बार एक्सेसिव फिजिकल एक्शन हो रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक रिपीटेटिव टास्क है। आइए कुछ एक्टिविटी है जो आपके लिए। कंसीडर हाउ यू एंड अदर पीपुल वर्क व्हेन यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन। कंसीडर हाउ यू और अदर पीपुल वर्क व्हेन यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन, कैसे काम करते हैं देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। व्हाट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट मस्कुलोस्केलेटल इंजरी मस्ट अराइज, इसके लिए क्या होगा मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। तो हम लंबे समय तक अगर बैठते हैं कंप्यूटर पे तो क्या होता है, बैक पेन होता है, आँख को दर्द होता है, पैर जो है एक ही पोजीशन पर रहने पे दोनों जो ये आपको घुटने हैं वो दर्द करते हैं। तो मैंने लंबे समय तक मैंने भी सिस्टम पे बैठा हूँ जिससे कि मेरा दोनों पैर तो दर्द करता है, साथ में थोड़ा सा बैक पेन आता है। तो अगर आपका कुर्सी वगैरह अच्छा हो, जो चेयर है वो अच्छा है, तो थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर वही है कि आप एक ही पोजीशन पे आई देखते हैं। तो आगे देखते हैं इस चीज़ के बारे में। डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, तो ऑपरेटर ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट हैव बीन फाउंड टू रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट करता है, तो पेन होता है उन्हें, डिस्कम्फोर्ट होता है इन द हैंड,
क्योंकि हाथ यूज़ करते हैं माउस वगैरह को मूवमेंट करने के लिए, और सही पोजीशन में नहीं होने के चलते जो है उनका हाथ दर्द करता है। उनका आर्म ये हिस्सा जो है दर्द करता है। शोल्डर ये इस तरह से सिस्टम पे रखे हुए अगर माउस पकड़े हुए हैं तो ये हिस्सा जो है दर्द करने लगता है। उसके बाद बैक एंड नेक पेन। बैक पेन तो होता है क्योंकि एक ही पोस्चर पे बैठना है। नेक पेन क्योंकि ऐसे एकदम देखते रहना है कंटिन्यू। और साथ में एज वेल एज आई फटिंग, एकदम कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं उस पर, बाहर कहीं दूर हमारा फोकस नहीं चेंज हो रहा है, एकदम देख रहे हैं उसके ऊपर, तो आंख जो है दोनों बॉल दर्द करता है। रिस्क फैक्टर्स एग्जाम्पल इंक्लूड्स। तो आइए देखते हैं इससे क्या रिस्क फैक्टर है अगर ये होता है, अगर आप बैठे हैं तो रिस्क फैक्टर ये है कि पुअर इमेज क्वालिटी, आपको अच्छा नहीं दिखेगा। पुअर सॉरी पुअर लाइटिंग, पुअर इमेज क्वालिटी, अगर इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं है तब भी आँख को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पुअर लाइटिंग, अगर लाइटिंग अच्छा ना हो तो आँख पे जोर आता है। पेस ऑफ वर्क टू फास्ट, ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं तो भी जो है आप पे ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब फैक्टर है जिसके चलते जो है डिस्कम्फोर्ट या पेन फील होता है। रीडिंग द स्क्रीन फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट ए ब्रेक, आप स्क्रीन को पढ़ रहे हैं या किसी बुक वगैरह उस पर पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो बिना ब्रेक के तब भी जो है ये प्रॉब्लम होता है। पुअर पोस्चर, कुर्सी सही नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम होता है, पोस्चर आपने सही नहीं लिया है। उसके बाद पुअर और अनएडजस्टेबल सीटिंग, सीटिंग जो है वो कुर्सी जो है कन्वेंशनल है, जैसे कि आपका लकड़ी का जो चेयर होता है, अभी जो है जो एडजस्ट करने के लिए आया है व्हील वाला चेयर, उस तरह का नहीं है। यूजिंग एक्सेसिव फोर्स ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड दबाने में एक्सेसिव फोर्स का यूज़ कर रहे हैं तब भी हाथों में दर्द होगा। नॉट इनफ लेग रूम, जो है आपका पैर आगे जो है आप देखेंगे कि टेबल के जब पैर रखने के लिए जगह नहीं है तो भी जो है पैर में दर्द हो जाता है। यूजिंग द माउस एक्सेसिवली, ज़्यादा माउस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट पेन हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि अगर आप करते हैं तो आपको पेन या डिस्कम्फोर्ट होता है। किसमें? हैंड, आर्म, शोल्डर, बैक, नेक एज वेल एज आई फटिंग होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रिस्क ऑफ इंजुरी, तो कौन रिस्क ऑफ इंजुरी जो है कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ये देखते हैं। द वे टू कंट्रोल द रिस्क ऑफ इंजुरी इज टू अडॉप्ट ए सिमिलर अप्रोच टू डीलिंग विद द अदर रिस्क। सेम इसमें भी वैसे ही है। सबसे पहले आप तो ऐसा करें कि रिपीटेटिव मूवमेंट हो नहीं, अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एसेस करके और उसको रिड्यूस करिए। तो ये जो है 3 स्टेप है। रिस्क असेसमेंट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटीज, आइए देखते हैं रिस्क असेसमेंट कैसे करें, कैसे पता करेंगे कितना रिस्क है उसमें। तो शुड बी बेस्ड ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स, दिस कैन बी ग्रुप्ड एज। तो ये जो है आपको 4 पॉइंट्स को कंसिडर करना है। एक तो टास्क, टास्क जो है आपको कैसा है, लोड ज़्यादा है या कम है। इंडिविजुअल वर्कर जो है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कितना लोड उठाने के लिए है। वर्क इन्वायरमेंट वहाँ ना कैसा है, स्लिपरी है, अनइवन सरफेस है, लाइटिंग पुअर है, ऐसा है कुछ है। टास्क जो है वो क्या रिपीटेटिव है, वर्क पोस्चर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ये तीनों चेक करने की आवश्यकता होती है। लोड में हम क्या चेक करते हैं, हॉट है, कोल्ड है, उसकी जियोग्राफिकल उसकी हाँ उसका जो शेप साइज कैसा है, उसका जो है सीजी कहाँ है, उसके शार्प एजेस तो नहीं है। बहुत सारे इंडिविजुअल वर्कर जो है हर आदमी का अलग अलग कैपेसिटी होता है, कोई ज़्यादा उठाता है, कोई कम उठा पाता है। तो ये चारों पॉइंट जो है कंसीडर करने होते हैं रिस्क असेसमेंट में। उसके बाद जो है कंट्रोल मेजर, आइए देखते हैं। HSC डिस्क्राइब द एर्गोनॉमिक्स अप्रोच एज, एर्गोनॉमिक्स जो है HSC कैसे डिफाइन करता है, इसका मतलब होता है कि जॉब टू द पर्सन, फिटिंग द जॉब टू द पर्सन, जॉब को पर्सन के अनुसार फिट करना है, पर्सन को जॉब के अनुसार नहीं। यानी कि आपको जॉब है और उस पर कोई भी आदमी कैसे फिट आके बैठ जाए, इसके लिए उसको डिजाइन करना है, रेदर देन द पर्सन टू जॉब। हर आदमी को जॉब के अनुसार नहीं आप ये कर सकते, नहीं ढाल सकते, बट आपको फिटिंग करना है जॉब टू द पर्सन। इस तरह से डिजाइन करेंगे एर्गोनॉमिकली, अगर डिजाइन किया जाता है तो इस तरह का पेन वगैरह होने का चांस है, कोई इम्प्लॉय जो है उस पर लंबे समय तक काम करेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी ऑफन solution needed to control risks can be very easy sorry
वेरी ऑफन सॉल्यूशन नीड टू कंट्रोल रिस्क कैन बी वेरी इजी। और ये सारे जो कंट्रोल लेना बहुत ही इजी होता है, चीप होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप एक अच्छी कुर्सी प्रोवाइड कर दो, अच्छा उसमें हाइट एडजस्ट कर दो, अच्छे से यूज़ करना है, कमर सीधा रखना है, तो इस तरह का जो है ये काफ़ी इसमें चीप होता है। द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग रिस्क फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग। तो अब आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमने 4 पॉइंट देखा था, टास्क देखा था, उसके बाद हमने देखा था लोड, इंडिविजुअल वर्कर्स और वर्क इन्वायरमेंट। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। द टास्क जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ अगर ऐड दे देते हैं, जैसे हैंडलिंग ऐड, जैसे कि हम कुछ ट्रॉली दे देते हैं, सामान को उठा के तो ले जाना है लेकिन ट्रॉली दे देते हैं वहां पे। अगर ट्रॉली दे देते हैं तो क्या होगा, कोई आदमी ट्रॉली पे सामान रखेगा, मैनुअल हैंडलिंग नहीं करेगा। तो ये प्रोवाइडिंग हैंडलिंग एड्स, ये सब हैंडलिंग एड्स में आते हैं। उसके बाद रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड डूइंग हैंडलिंग एक्टिविटी, ऐसा कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं कि कोई आदमी ज़्यादातर मैनुअल हैंडलिंग ना करे, अगर करे तो जॉब रोटेशन कर देंगे, या बहुत कम 1 घंटे 2 घंटे करना है, बाकी दूसरी काम करना है, तो एक आदमी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। यूज ग्रुप लिफ्टिंग टेक्निक, अगर एक आदमी उठाए कोई सामान को रख रहा है, ऐसा करते हैं वहाँ 2 आदमी लगा देते हैं, 3 आदमी लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू लोड कैपेसिटी, और वो आदमी जो है इजिली कर पाएंगे 2-3 आदमी जब रहेंगे तो। इम्प्रूव द वर्क लेआउट ऐसा बना दे ताकि वहाँ पे आसपास स्पेस हो, एक्वार्ड एवाक्वार्ड पोजीशन नहीं लेना पड़े, मतलब कि ऐसा पोजीशन जिसमें हम फील अच्छा कंफर्ट फील नहीं करते हैं, तो ये सब जो है इम्प्रूव करेगा। अवॉइडिंग पुलिंग और एक्टिविटीज़, पुलिंग वगैरह ज़्यादा ना करना पड़े जिससे कि ज़्यादा बॉडी पे फोर्स आए। मोर लोड करेक्टली मूव लोड करेक्टली, जैसे कि सीजी वगैरह पता हो कि कैसे मूव करना है, उसका शेप साइज अच्छा हो, नहीं तो पता हो लोगों को कैसे हैंडलिंग करना है। मूव लोड करेक्टली। इंश्योर व्हेन टीम लिफ्टिंग दैट एवरीवन नो वेयर द लोड इज टू बी कैरिड एंड लिफ्टेड टू, यानी कि आपको कोई भी सामान अगर आप उठा रहे हैं तो कहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है। कहाँ से उठाना है तो मालूम रहेगा जहाँ लोड है वहाँ पे, लेकिन रखना कहाँ है ये लोगों को क्लियर मालूम होना चाहिए, साथ में वो पैसेज क्लियर होना चाहिए जहाँ पे ले जाके रखना है। तो इससे भी जो है ये कंट्रोल मेजर है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है लोड। हमने पहले देखा टास्क, तो लोड कैसा हो, तो रिड्यूस द लोड, जैसे अगर हम 100 kg का बैग्स ले जाके रखना है कहीं, तो ऐसा कर देते हैं, इसको 50-50 kg में कन्वर्ट कर देते हैं। 50-50 kg में नहीं कर सकते हैं तो 2-3 आदमी को उसमें लगा देते हैं, कुछ ऐड दे देते हैं। तो इस तरह से रिड्यूस द वेट दैट हैज़ टू बी लिफ्टेड। मेक श्योर द लोड इज नॉट अनस्टेबल। अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो मान लीजिए बक्से में कोई सामान रखा गया है, तो उसमें एक हेवी सामान रख दिया गया, उठा रहे हैं तो कभी लोड इधर आ रहा है, कभी लोड इधर आ रहा है, तो इस तरह से जो है लोड जो है स्टेबल, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। एंड ट्राई एंड स्प्रेड द वेट इवनली अक्रॉस द लोड। जैसे मैंने बताया ना, कभी सीजी इधर चेंज हो रहा है क्योंकि अंदर में सामान जो रखा हुआ है कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, तो इस तरह से जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होना चाहिए। क्लियरली मार्क द वेट ऑफ द लोड ऑन द आउटसाइड ऑफ द पैकिंग। उस पैकिंग पे आप लोड मार्क कर दीजिए कि 10 किलो का है, 20 किलो का है, 1 टन का है, 2 टन का है। तो क्लियरली मार्क होने से क्या है, कोई आदमी अपने वो लोड मार्क जो है उसको देख के फिर उसके ऊपर मतलब आदमी लगाता है, कितने आदमी हो सकता है, कोई या तो मैनुअल हैंडलिंग, कुछ ट्रॉली जो भी है देने, या सीलिंग बेल्ट जो भी लगाते हैं, आप देखेंगे पैकेजिंग वगैरह पर तो लिखा रहता है आजकल। रिमूव और अवॉइड द शार्प एजेस, उसमें जो भी शार्प एजेस जिससे हाथ कटने का चांस हो, छीलने का चांस हो, बहुत सारे कोने में आप देखेंगे लगता है तो फाड़ देता है, उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब कि मैं बोलूँगा शार्प एज को हटाना है, एकदम जो ऐसा किनारा नुकीला किनारा है जो काट सकता है उसको थोड़ा सा हटा देना है। द वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा हो। अवॉइड लिफ्टिंग ऑन स्टेयर, स्टेयर वगैरह पे लिफ्टिंग नहीं करें क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोड सरकने का और गिरने का चांस रहता है। चेंज ऑफ लेवल। उसके बाद अवॉइड स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड, जहाँ स्लिप ट्रिप हजार्ड ज़्यादा हो वहाँ पे अवॉइड करें, मैनुअल हैंडलिंग अच्छे से नहीं होगा। अवॉइड मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन एक्वायर्ड स्पेसेस, जहाँ भी एक्वायर्ड स्पेस क्या होता है, जैसे स्पेस क्या होता है, जहाँ भी हम मतलब कि ऐसा पोजीशन जिसमें हम अच्छा फील नहीं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं होल में घुस के कुछ सामान निकालना, या कहीं ऐसे ओवर रीचिंग है, या ऐसे पीछे से कोई सामान उठाना, ये क्या सब बैकवर्ड पोजीशन है। जैसे कि हम गाड़ी के नीचे घुस के कुछ सामान निकालते हैं, उसमें मेंटेनेंस करते हैं,
वो कैसा है, ऐसे चढ़ के ऊपर ऐसे मेंटेनेंस करता है। तो ये सब एवाक्वार्ड पोजीशन है। और प्रोवाइड प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग होगा तो आँख कोई परेशानी नहीं होगी, साथ में स्लिप ट्रिप सबका फॉल का चांस नहीं रहेगा। अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी बॉडी को प्रॉब्लम होता है। इंश्योर और क्लोथिंग एंड पीपी इज सुटेबल एंड नॉट रेस्ट्रिक्टिव। पीपी जो भी आप यूज़ करेंगे वो सूटेबल होना चाहिए उस काम के लिए, मैनुअल हैंडलिंग के लिए, क्योंकि वो पीपी वो फंस भी सकता है, या जो है ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से कहीं हो सकता है कि एग्जॉस्ट ना हो, कई तरह की चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग तो वो फिट होना चाहिए वहाँ पे। अब सबसे जो लास्ट है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, तो एक्सेस द इंडिविजुअल सुटेबिलिटी। कौन आदमी किस काम के लिए सुटेबल है। किसी आदमी को ज़्यादा लोड उठाना पसंद है, किसी आदमी को दूसरी काम पसंद है। तो पता करें कि कौन आदमी उसके लिए सुटेबल है फॉर द जॉब। डू दे हैव प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, उसके पास जो है पहले से अच्छा हेल्थ कंडीशन हो, मतलब कि ज़्यादा कुछ इंजरी वगैरह इस तरह का ना हो ताकि प्रॉब्लम हो, तो पता करें। टेक एक्स्ट्रा केयर विथ योंग पीपुल। जब योंग पीपुल खासकर उठा रहे हैं ना, तो जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, पता नहीं है, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करें। पीपुल विथ डिसेबिलिटीज एंड प्रेग्नेंट वोमेन। डिसेबल कोई है तो उससे भी ज़्यादा लोड तो नहीं उठेगा, प्रॉब्लम होगा। और जो प्रेग्नेंट वोमेन है, ज़्यादातर अगर लोड उठाती हैं तो मिसकैरेज होने का चांस होता है। तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा केयर करना होता है। उसके बाद आप इस पे जो है ट्रेनिंग सबको दीजिए, मैनुअल हैंडलिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। ये जो है एक बहुत बड़ा जो है कंट्रोल मेजर है। जब आप ट्रेनिंग देते हैं कि सेफ लिफ्टिंग टेक्निक क्या है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ये सब चीज़ों में। उसके बाद एक ये एक्टिविटी आपके लिए है, कंसीडर अगेन हाउ यू और अदर पीपुल वर्क व्हेन यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन। तो कैसे करते हैं, तो सीट पे बैठते हैं, ऐसे हैंड रखते हैं, कुछ लोग अच्छे से नहीं रखते हैं, कुछ लोग अच्छे से रखते हैं, कुछ का टेबल वगैरह अच्छे से डिजाइन रहता है जिसमें कि वो लंबे समय तक काम कर पाते हैं। और व्हाट कंट्रोल मेजर डू यू थिंक आर नीडेड। तो सबसे पहले अगर उनका पोजीशन चेंज करेंगे, उनकी हाइट जो है कुर्सी की वो फिक्स करेंगे, है ना। उसका जो डिस्प्ले से जो है अपने आँख की दूरी प्रॉपर मेंटेन करेंगे, ये सब चीज़ें। तो आइए देखते हैं आपका क्या फीडबैक हो सकता है। इसमें कुछ लिखा हुआ है जो कि मैंने जो बताया कि एडजस्टेबल सीटिंग कराएंगे ताकि जो है वो अपने हाइट मैच करा ले। ऐसी कुर्सी हो जो जिसकी हाइट अपने आप एडजस्ट हो, मतलब कि उसमें सिस्टम हो। फुट रेस्ट की व्यवस्था हो, आगे पैर रखने की व्यवस्था हो, जिससे कि जो लेग्स में वो पेन ना हो। आई साइट टेस्ट करेंगे ताकि उसकी आई साइट क्या है, उसके अनुसार जो है वो अपना एडजस्ट करेगा या ग्लास लेगा। एडजस्टेबल स्क्रीन हाइट, जो डिस्प्ले जो हमारे सामने रहेगा उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे। उसके बाद डॉक्यूमेंट होल्डर रहे ताकि जो है ज़्यादा दूर तक जाकर डॉक्यूमेंट नहीं लाना, होल्डर रहे बगल से उठाए, यानी कि इस तरह से रिपीटेटिव मोमेंट नहीं हो रहा है, हाथ से डॉक्यूमेंट उठाए, काम किए, फिर वहीं रख दिए, कितना इजी हो गया। उसके बाद नीड टू स्टॉप ग्लेयर। अब आप देखेंगे लाइट जल रहा है ऊपर में, ये स्क्रीन है और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे आंखों पे, ग्लेयर आ रहा है, तो ये आंख जो है दिखता नहीं है, बहुत ये पड़ता है आंख पे, बहुत जोड़ पड़ता है। मैंने खुद देखा है कि अगर ग्लेयर हो ना तो बहुत आप मतलब आधे घंटे भी नहीं काम कर सकते ग्लेयर हो तो। रेगुलर चेंजेस ऑफ एक्टिविटी, और हर आदमी की एक्टिविटी चेंज करे। जैसे कोई आदमी डिस्प्ले पे काम कर रहा है तो चलो उसको दूसरा थोड़ा काम करा लेते हैं घंटे के लिए दूसरा। ऐसे क्या है ना, रिपीटे मतलब मोमेंट जो सॉरी जॉब रोटेशन होने से ना आदमी अच्छा कंफर्टेबल महसूस करता है, और एक ही पोजीशन नहीं होने से उसको प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अवॉइड यूजिंग माउस टू फ्रिक्वेंटली, माउस जो है जितना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं, जितना जरूरत होता है यूज करें। उसके बाद क्लियर स्पेस अराउंड वर्क स्टेशन एंड क्लियर डेस्क पॉलिसी, यानी कि आसपास जो है आपको वर्क स्टेशन क्लियर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए आने जाने के लिए। और साथ में जो एक आदमी का डेस्क है वो अपना क्लियर करके रखे, बाकी सामान नीचे कबोर्ड में रखे ताकि जो है इजीली मैनेज किया जा सके उसको। तो इस तरह का पॉलिसी होनी चाहिए कि आपको डेस्क जो है क्लियर रखना है। और पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आप एकदम स्क्रीन के फ्रंट पे बैठे हो ताकि जो है 90 डिग्री बने। सफिशिएंट लेग रूम, ये होना चाहिए। कीबोर्ड टेक्निक, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, जैसे एकदम सही हैंड पोजीशन होना चाहिए, उस तरह का एक डिजाइन ही करना है टेबल वगैरह का ताकि प्रॉब्लम ना हो। अप राइट एंड कंफर्टेबल पोस्चर,
सीधा और कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए जिसपे कि हमको कहीं बेंडिंग ना हो, कहीं ज़्यादा लोड ना पड़े। उसके बाद आइए इसकी समरी देखते हैं। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द हजार्ड फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग। ठीक है, तो हजार्ड पता करें मैनुअल हैंडलिंग से, एंड रिपीटेटिव फिजिकल एक्टिविटी, और इसकी फिजिकल जो एक्टिविटी है आप पता करिए, ये हमने सीखा। और आइडेंटिफाई वे ऑफ कंट्रोलिंग रिस्क, इस रिस्क को कैसे कंट्रोल करें ये हमने सीखा फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग एंड इकोनॉमिक्स रिस्क। तो आई होप आपको ये पूरे एलिमेंट समझ में आया होगा, और ये 8th एलिमेंट जो है कंप्लीट हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।